हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। दोस्तों, इससे पहले आपको इस चैनल पर डेली करंट अफेयर मिलती थी, लेकिन आज से दोस्तों हम आपको वीकली करंट अफेयर इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें दोस्तों वीकली में जितने भी करंट मामले आ रहे हैं सामने, वो सभी मामले इस वीडियो में आपको कवर कराएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो लॉन्ग भी हो सकती है ज़्यादा, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं कितने इसमें कवर कराए जाएंगे। ये तो फ्रेंड्स आज का लिए सिर्फ एक डेमो है। इसके बाद आपको वीक में एक दिन आपको ये करंट इवेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि आपके जितने भी करंट अफेयर में टॉपिक आते हैं, स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं फ्रेंड्स, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट एंड इंटेक्स, रैंकिंग, नेशनल न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड एंड फाइनेंस एंड बैंकिंग, ये सारे ही टॉपिक इसमें कवर करा दिए जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आपको तो पता ही है, करंट अफेयर में इन टॉपिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। सो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करें, तभी सब्सक्राइब करें और तभी वीडियो पर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, बेगर टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। इसकी आपको पीडीएफ उसी पर मिल जाएगी देखने के लिए। चलिए दोस्तों, बिगर टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं आज की। चलिए दोस्तों, आज का पहला मोस्ट करंट इवेंट देखते हैं जो भी वीक में हुआ है। लॉन्च पुस्तक गांधी के हत्यारे, लॉन्च पुस्तक गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। बताइए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, इसलिए दोस्तों अपना आंसर कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो को दोस्तों शेयर भी बिल्कुल कर दें आप, क्योंकि काफ़ी मोस्ट करंट इवेंट इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे आज, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट टू पॉइंट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धीरेंद्र झा। क्या हो जाएगा? धीरेंद्र झा। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। प्रसिद्ध लेखक धीरेंद्र झा ने गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च की है। गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक उमर संगठन के साथ गॉडसे के संबंधों की पड़ताल करती है, जिनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। दोस्तों, आपने हिस्ट्री अगर कभी पढ़ी हो तो उसमें यह भी पढ़ा होगा कि गांधी जी की हत्या करने वाला कौन था, तो वो नाथूराम ही था। इसी के ऊपर ये करंट इवेंट आज बना है, इसलिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है। नोट्स बनाते हुए जरूर चलिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है, इससे पहले डेली करंट अफेयर आपको आ रही थी, नोट्स आप बनाते नहीं थी। इसलिए फ्रेंड्स, अब वीक में सिर्फ एक बार वीडियो आपको मिलेगी घंटे भर की। इसलिए दोस्तों हर एक क्वेश्चन को नोट करते जरूर चलिए, या फिर जब भी आप करंट अफेयर की वीडियो देख रहे होते हैं हमारी, तो एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जरूर चलें, क्योंकि दोस्तों हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट टू पॉइंट। स्क्रीन पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं इनकी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखते हैं। किस जर्नल इंश्योरेंस कंपनी ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ? सबसे पहले फ्रेंड्स ये नोट जरूर करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ही अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। वीडियो को लाइक भी देते रहें दोस्तों, वीडियो पर कमेंट भी करते रहें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं सब में शेयर करते रहें दोस्तों को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है।
वीडियो को फ्रेंड्स वायरल कर दीजिए, फैला दीजिए एक प्रकार से। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। क्या हो जाएगा? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। दोस्तों आपको तो पता ही है, मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लेकिन जो दोस्त नए जुड़े हैं, जो परिवार हमारा नए जुड़ा है चैनल पर, उसकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। ये जो भी मैं इसमें समझाने के लिए लाता हूँ वो इसलिए लाता हूँ दोस्तों, ताकि इस करंट के क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ सकें। क्योंकि दोस्तों काफ़ी चैनल आपने देखे होंगे, वो सिर्फ क्वेश्चन ही लाते हैं और क्वेश्चन का आंसर लगा के आगे बढ़ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट नोट कर पाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट के दिमाग से बढ़ के भी वो बात निकल जाती है बाहर है। अगर इस बात को आप सही से समझ लेंगे, इस करंट की बात को अगर आप सही तरीके से समझ लेंगे, तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को भूल नहीं पाएंगे। सिर्फ आपको क्वेश्चन नोट करना है और उसका आंसर नोट कर लेना है, ये बाकी सिर्फ चीज़ समझनी है आपको। अगर आपको ये भी नोट करनी है तो आपकी मर्जी है दोस्तों। नोट करनी है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने लाइन मिटा दी है। चलिए दोस्तों, इसीलिए ही मैं आपको इसे समझाने के लिए लाता हूँ, ताकि इस क्वेश्चन को सही तरीके से आप समझ सकें। चलिए थोड़ा समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने टैक्स बचाने के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहाना छोड़ो टैक्स बचाओ नामक अभियान शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब ये भी समझते हैं दोस्तों कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। लोगों को स्वास्थ्य बीमा खरीदने और उन्हें टैक्स से बचाने में मदद हेतु इस अभियान को शुरू किया गया है। शुरू समझिए दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। लोगों को स्वास्थ्य बीमा खरीदने और उन्हें टैक्स बचाने में मदद हेतु इस अभियान को शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बारे में समझ लेते हैं, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं करंट अफेयर में। चलिए, इसकी स्थापना कभी दोस्तों? 2009 में। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में। और इसके एमडी और सीईओ कौन है दोस्तों? प्रकाश चंद कांडवाल। कांडपाल। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवीआईसी ने किस शहर में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ। स्लो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अगर मैं तेज तेज बोलूँगा दोस्तों तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसका एक उपाय है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा ही स्लो वीडियो बना रहा हूँ, तो आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों। यूट्यूब पर आपको एक प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन दिख जाएगा साइड में, उस पर आप किसी भी एक्स में वीडियो को चला सकते हैं। 2x में भी चला सकते हैं, 1.75 में भी चला सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, वीडियो जल्दी चलेगी और आपको क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी समझ में आते रहेंगे। लेकिन बस मेरी आवाज़ थोड़ी हाई हो जाएगी, मतलब स्पीड बढ़ जाएगी मेरी आवाज़ की। इसलिए दोस्तों इस उपाय को भी आप आजमा सकते हैं और वीडियो को जल्दी से जल्दी वॉच कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वीडियो मुझे इसलिए ही धीमी आवाज़ में बनानी पड़ रही है, ताकि दोस्तों आपके साथ और जो दोस्त जुड़े हुए हैं उनको भी ये क्वेश्चन सही तरीके से समझ में आ सके। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गाजियाबाद। क्या हो जाएगा? गाजियाबाद, जो कि एक ज़िला है। और ये ज़िला किस स्टेट में है दोस्तों? यूपी। किस में है? यूपी में। अरे यूपी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, आप जानते होंगे। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? नाम नोट करें, विनय कुमार सक्सेना ने गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की वैन दिखती है दोस्तों। इस मोबाइल वैन को खादी ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा
15 लाख, कितने दोस्तों, 15 लाख रुपए की लागत से डिज़ाइन किया गया है। यानी कि इस वैन में जो कुल खर्चा आया है वो 15 लाख रुपए का आया है। एक आध डिजिट अगर छूट गए दोस्तों तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, वैसे 15 लाख ये लिख रहा है, रुपए की लागत से डिज़ाइन किया गया है, जो कि 8 घंटे में 300 किलोग्राम शहद तक संशोधित कर सकती है। यानी कि 8 घंटे में ये 300 किलोग्राम शहद आपको संशोधित कर सकती है। इस वैन में एक परीक्षण प्रयोगशाला भी है जो कि तुरंत शहद की गुणवत्ता की जांच करने में समक्ष है। मतलब ये है कि ये बता भी सकती है कि ये शहद है या शहद में कोई मिलावट है, सभी को ये परख सकती है। इसलिए इसमें इतनी लागत लगी है, तकरीबन 15 लाख की इसमें लागत लगी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीटर बोगदानोविच, नाम नोट करिए फ्रेंड्स, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन याद करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीटर बोगदानोविच, मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए। पीटर बोगदानोविच का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी फ्रेंड्स टॉपिक मैंने आपको शुरू में बताए थे वो सभी क्लियर हो जाएंगे आज इस वीडियो में, आप टेंशन मत लीजिए फ्रेंड्स। जितने भी मैंने टॉपिक आपके लिए लाया हूँ, इंटरनेशनल न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर, अपॉइंटमेंट, सारे ही टॉपिक इस वीडियो में आज आपको कवर हो जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स बस शर्त ये है कि वीडियो को आप लास्ट तक ही देखें। अगर आप देख ही रहे हैं तो लास्ट तक ज़रूर देख के जाएँ। इससे ये होगा दोस्तों, सारे करंट इवेंट आपको जितने भी वीक में हुए हैं 16 से 22 जनवरी के बीच में, वो सारे ही इस वीडियो में आपको कवर हो जाएंगे। डेली करंट अफेयर फॉलो करने से बढ़िया है दोस्तों, वीकली करंट अफेयर उठाएं और अपने जितने वीक में करंट अफेयर हुए हैं सारे करंट अफेयर मजबूत करें इस चैनल के अकॉर्डिंग। वीडियो पसंद आ रही दोस्तों तो वीडियो को शेयर भी करते रहें। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यह एक दोस्तों लेखक थे। कौन थे, लेखक थे यानी कि राइटर। चलिए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। हॉलीवुड के जाने माने एवं निर्देशक पीटर बोगदानोविच का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। नाम ही थोड़ा ऐसा था दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ ही गए होंगे। भारत में तो ऐसा नाम किसी का पड़ता ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको पता चल ही गया हो गया, क्योंकि भारत में तो ऐसा नाम किसी का पड़ता ही नहीं है। इसलिए आपने सोचा होगा दोस्तों कि जरूर ये विदेशों का ही, विदेश में किसी व्यक्ति का रहने वाले का नाम है, तो ये विदेश से रिलेटेड है, क्योंकि हॉलीवुड आ रहा है लिखा हुआ है तो विदेश की ही मूवी है। बॉलीवुड होती है अपने भारत की मूवी, ठीक है दोस्तों, और टॉलीवुड होती है तमिलनाडु की मूवी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है पीटर बोगदानोविच। कौन है दोस्तों, पीटर बोगदानोविच। नाम को नोट कर लें दोस्तों, अगर नोट कर लेंगे तो आपको ये नाम भूलने की, फिर आप इस नाम को भूल ही नहीं सकते। फिर दोस्तों नाम को नोट कर लीजिए, नोट कर लेंगे दोस्तों, भूल भी जाएंगे, नोटबुक उठाएं, उसमें पढ़ें, याद हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं इनके बारे में। पीटर बोगदानोविच 70 के दशक के सबसे चर्चित फिल्म मेकर्स में से एक हैं। पीटर ने अपनी खुद की फिल्म का निर्देशन भी किया था। इन्होंने अपनी खुद की फिल्म का भी निर्देशन किया था, जो कि 1968 में टारगेट नाम से लॉन्च हुई थी। किस नाम से लॉन्च हुई थी दोस्तों, ये टारगेट नाम से ये इनकी पहली मूवी लॉन्च हुई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओपीईसी के नए महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, बताइए दोस्तों। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों, जितने भी मैंने टॉपिक शुरू में दिखाए थे सारे ही टॉपिक इसमें आपको कवर आज करा दिए जाएंगे। जितने भी वीकली में अपॉइंटमेंट्स, इंटरनेशनल न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर, जो भी कुछ हुआ है सब कुछ आज इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नोट्स बनाते हुए जरूर चलें दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि क्या पता एग्जाम में कब कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसलिए दोस्तों नोट्स बनाते हुए जरूर चलिए। इसलिए दोस्तों हमने अपने चैनल का नाम लास्ट में इसीलिए ही नोटबुक रखा है,
ताकि हमारे चैनल पर लास्ट में हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आए आप उसे नोट्स बना के ज़रूर चलें। इसलिए हमारा टारगेट यही है, हमारे चैनल का नाम रखने का यही टारगेट है दोस्तों। तो क्या आप जो भी हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सभी वीडियो का नोट्स बना के जरूर चलें। इसलिए हमारे चैनल का नाम है इंडियाज़ नोटबुक। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हैथम अल घिस। क्या है दोस्तों? हैथम अल घिस। नाम भी थोड़ा दोस्तों डिफ़िकल्ट है, इसलिए कहता हूँ दोस्तों नोट्स बना के जरूर चलें। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। चलिए दोस्तों स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों यही है हैथम अल घिस। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC ने कुवैत तेल कार्यकारी हैथम अल घिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों। चलिए कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अनुभवी साल 2017 से जून 2021 तक OPEC के महासचिव रहे हैं। मोहम्मद बारकिंडो की ये जगह लेंगे। किन की जगह लेंगे दोस्तों? ये मोहम्मद बारकिंडो की ये जगह लेंगे। ये नाम भी आप नोट करें दोस्तों, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कि इन्होंने किसकी जगह ली है या फिर ये किसकी जगह नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए थोड़ा OPEC के बारे में समझ लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वियना में। और इसकी स्थापना कभी दोस्तों? 1960 में। OPEC की फुल फॉर्म दोस्तों आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम राइफल उत्तर के 20वें IG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दूसरा क्वेश्चन बनना है दोस्तों अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। बताइए क्या होगा इसका आंसर? चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विकास लखेरा। क्या हो जाएगा? विकास लखेरा। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों यही है विकास लखेरा जी। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। मेजर जनरल विकास लखेरा नाम ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है दोस्तों। कभी आप लखेरा की जगह लखीरा लिखे आओ, सॉरी लखीरा पे ऑप्शन लगाया हो, क्योंकि फ्रेंड्स आपको तो पता ही है 4 ऑप्शन आते हैं एग्ज़ाम में। वहाँ पर विकास लखेरा भी लिखा जा सकता है, लखीरा भी लिखा जा सकता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नाम विकास तो है ही इनका। विकास तो आप सिंपल नाम है, हर किसी का नाम पड़ता है विकास। बस आपको ये पीछे का नाम जरूर नोट करके चलना है। लखेरा यानी कि लखेरा में ए के ऊपर बिंदी चढ़ रही है, लखेरा नाम है इनका, विकास लखेरा। ठीक है दोस्तों। असम राइफल के 20वें महानिरीक्षक का पदभार ग्रहण किया है। 20वें महानिरीक्षक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। विकास लेखरा, सॉरी देखो फ्रेंड्स फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो गया ना, मैंने कहा था लखेरा, यहाँ थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन अक्सर मतलब बन सकता है ऑप्शन में, लखेरा आ सकता है, लेखरा आ सकता है, लखीरा आ सकता है। इसलिए दोस्तों आप यहाँ भी कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन लखेरा ही इनका नाम है। चलिए थोड़ा समझते हैं और इनके बारे में। विकास लखेरा असम राइफल के 19वें IG VPS कौशिकीय जगह लेंगे। ये भी नाम नोट करें दोस्तों। एक बात हमेशा नोट करें दोस्तों, जब भी कोई नियुक्ति हो रही है तो वो नाम तो आपको फ्रेंड्स नोट करना ही है जिसकी नियुक्ति हो चुकी है, और उस नाम को भी नोट करें दोस्तों जिनकी ये जगह लेंगे। तो आपको विकास लखेरा तो पता चल चुका है कि ये नियुक्त हो चुके हैं या फिर उन्हें इसका पदभार ग्रहण कर लिया है। किसकी ये जगह लेंगे दोस्तों ये भी नोट करें।
वीपीएस कोशिकीय जगह लेंगे। ठीक है दोस्तों। लेखरा ने वेलिंगटन की रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में स्नातक की डिग्री हासिल की है। किसकी डिग्री हासिल करी दोस्तों? रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में स्नातक की डिग्री इन्होंने हासिल की है। चलिए थोड़ा और समझते हैं इनके बारे में। तीसरा पॉइंट क्या है? लखेरा को, यहाँ भी थोड़ी मिस्टेक हुई दोस्तों टाइपिंग करने में। लखेरा को वर्ष 1990 में सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल किया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसलिए दोस्तों इसमें भी मैं आपको एक एक चीज़ को बहुत ही डीप तरीके से समझाते हुए चल रहा हूँ, ताकि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी भूल ना सकें। जब तक कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ नहीं जाता, तब तक आप इस क्वेश्चन को भूल ना सकें। इसलिए दोस्तों महत्वपूर्ण यानी कि जो भी हम इसमें समझ रहे हैं, इसमें भी हर एक बात को मैं आपको अच्छी तरीके से समझाते चल रहा हूँ, ताकि आप बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को भूल ना सकें। ठीक है दोस्तों। चलिए, या फिर कंफ्यूज भी नहीं हो सकें इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ को डीप तरीके से समझाते हुए चल रहा हूँ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? बताइए दोस्तों। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये 110% एग्ज़ाम में, या जिस भी चीज़ का पहले एग्ज़ाम होगा आपका, फर्स्ट शिफ्ट में ही ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में ज़रूर पूछा जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम के पॉइंट टू पॉइंट आना ही संभव है। बताइए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको 15 सेकंड का टाइम देता हूँ। मुझे कमेंट में लिख के इसका आंसर ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 जनवरी। क्या हो जाएगा? 6 जनवरी 2022 को इसका स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा? 75 यानी कि 75वां। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। अब इसकी बातों को भी हम समझ लेते हैं, ताकि आप इस क्वेश्चन को भूल ना सकें। चलिए समझते हैं इसके बारे में। 6 जनवरी 2022 को भारत मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? ये भी नोट करिए, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 6 जनवरी को। और इसकी स्थापना कब हुई है? यानी कि अगर 75वां बनाया गया है, तो ये भी तो आपको ये तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे अब माइंड में। भाई 75वां बनाया गया है तो 1947 से तो बैठेगा 75वां, तो 6 जनवरी 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए थोड़ा और दूसरा पॉइंट समझते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के पहले निर्देशक के रूप में डॉक्टर लाल सी वर्मन को नियुक्त किया गया था। ये भी नाम नोट करें दोस्तों। भारतीय मानक ब्यूरो के पहले निर्देशक के रूप में, यानी कि इनके इस चीज़ के पहले निर्देशक कौन थे? डॉक्टर लाल सी वर्मन इनके पहले निर्देशक थे, इन्हीं को नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों। चलिए थोड़ा और समझते हैं। BIS ने एक मानक योजना भी लॉन्च की है। एक राष्ट्र एक मानक योजना भी लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों। चलिए तीसरा पॉइंट समझते हैं। BIS ने RDSO को 3 साल की अवधि के लिए मानक विकासशील संगठन के रूप में भी मान्यता दी है। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पे। किस देश के क्रिकेटर भानुका राजपक्षे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है?
बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। चलिए अब इसकी बातों को हम डीप तरीके से समझते हैं। चलिए, श्रीलंका देश के क्रिकेटर श्रीलंका देश के क्रिकेटर भानुका राजपक्षे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है, यानी कि अब ये क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इन्होंने अपने क्रिकेट से पदभार दे दिया है, यानी कि इन्होंने संन्यास ले लिया है। चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। भानुका राजपक्षे ने 30 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करी है। यानी कि 30 साल की उम्र में इन्होंने क्रिकेट से सभी चीज़ों से संन्यास लेने की घोषणा का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने करियर में 44 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 30 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। यानी कि 30 मैच टी20 के अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय इन्होंने मैच खेले थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी करते चलती रहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही वीकली में मोस्ट करंट इवेंट लेकर आता रहूँगा। बताइए दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा रहा है? बताइए दोस्तों वीडियो चाहे 1 घंटे से ऊपर की हो जाए, लेकिन मैं आपको वीडियो में बोर नहीं होने दूंगा। एक एक क्वेश्चन को इस तरह समझाऊंगा कि आप वीडियो को देखने के बाद दोबारा भी देखेंगे, ये मेरी गारंटी है। वैसे दोस्तों मैं एक बार में आपको इतनी अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा आपका मन है तो आप बिल्कुल देखें, क्योंकि दोबारा देखने से आपका रिवीजन ही होगा वीडियो में। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में डीप तरीके से। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की सूची में हमारा उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। शीर्ष स्थान का मतलब होता है दोस्तों पहला स्थान, यानी कि उत्तर प्रदेश ने इस मामले में पहला स्थान हासिल कर लिया है। दूसरे स्थान पर कौन रहा है दोस्तों, ये बात भी नोट करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। तीनों ही राज्यों को नोट कर लें दोस्तों। वैसे तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन 2 राज्य नोट करने में क्या दिक्कत आ रही है दोस्तों, इसे भी नोट करिए, क्योंकि क्या पता दोस्तों एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि इस मामले में तीसरे स्थान पर कौन सा रहा है, इस मामले में दूसरे स्थान पर कौन रहा है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि पहले और अंतिम स्थान पर या बीच में स्थान पर कौन सा रहा है। आप तीनों राज्यों को नोट कर लेंगे तो आप कन्फ्यूज ही ना होने के दोस्तों, तो इसलिए नोट जरूर करें। चलिए सेकंड पॉइंट समझ लेते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं, गजेंद्र सिंह हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है दोस्तों? गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की थी। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की थी। चलिए तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं। इसमें एक पुरस्कार प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार की राशि भी दी गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार दिया गया था। यानी कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों मुजफ्फरनगर एक जिला पड़ता है, इसको सर्वश्रेष्ठ जिला इस मामले में माना गया था। ये भी नाम नोट कर ले दोस्तों, एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों
अब क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक भी ऐसी कंफ्यूजिंग की बात बची नहीं है कि इसमें एक भी आपको कंफ्यूजिंग में बात आपको कर दे। चलिए दोस्तों, अगर समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों में चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर कितनी की है? 70 लाख तो दोस्तों काफ़ी होते हैं, और 70 लाख से ऊपर ही करी होगी दोस्तों, ये तो मुझे पूरी पता है। बताइए दोस्तों, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 95 लाख। कितना कर दिया है? 95 लाख कर दिया है, 70 लाख से बढ़ाकर। चलिए दोस्तों, थोड़ा समझते हैं अब इसकी डीप बातों को, ताकि ये क्वेश्चन आपके माइंड में सही तरीके से फिट हो सके। चलिए पहला पॉइंट समझते हैं इसमें। चुनाव आयोग ने बड़े राज्य जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में चुनाव खर्चे की सीमा को 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख करने की घोषणा की है इन राज्यों में। और वो राज्य कौन कौन से दोस्तों? पहले पर आपका महाराष्ट्र, दूसरे पे आपका मध्य प्रदेश, तीसरे पे आपका उत्तर प्रदेश, चौथे पे आपका पश्चिम बंगाल, पांचवें पे आपका कर्नाटक। इन राज्यों में सीमा, चुनाव खर्चे की सीमा को 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दी है। अब तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। इन राज्यों को भी नोट कर ले दोस्तों, अगर यहाँ तक बात आ गई है तो। चलिए सेकेंड पॉइंट समझते हैं। जबकि छोटे राज्य जैसे गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दी है। कितनी कर दी दोस्तों? 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दी है। यानी कि बड़े राज्यों की सीमा भी पता चल चुकी है आप दोस्तों आपको, और छोटे राज्यों की भी सीमा पता चल चुकी है आपको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों नोट बनाइए, और नोट में आप नोटबुक में नोट कर लीजिए इन बातों को। चलिए तीसरा पॉइंट भी समझ लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाकर 95 लाख कर दिया है। कितना कर दिया दोस्तों? 95 लाख कर दिया है। 95 दोस्तों मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया इस बात में मैंने आपको, तो 95 मैं आपको 95 अब नोट हो चुका है एक प्रकार से आपके दिमाग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी बात पे। किस बैंक ने यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? अवार्ड से रिलेटेड है दोस्तों क्वेश्चन, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सारे टॉपिक इस वीडियो में आपको आज क्लियर करवा के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। बताइए क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों सभी करंट अफेयर को छोड़ें, वीकली में एक करंट अफेयर की वीडियो आकर 1 घंटा भर से ऊपर की, इसी को वॉच करते रहिए। आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। लेकिन मेरी शर्त एक है दोस्तों कि वीडियो एंड तक देखें और समझते हुए चलें। करंट अफेयर को 100% मजबूत करवा दूंगा आपके को मैं। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों साउथ इंडिया बैंक। क्या हो जाएगा? साउथ इंडिया बैंक। चलिए अब इसकी बातों को समझते हैं थोड़ा डीप तरीके से, ताकि आपके माइंड में बात फिट हो सके एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए पहला पॉइंट समझते हैं इसमें। साउथ इंडिया बैंक ने यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए साउथ इंडिया बैंक को प्रदान किया गया है। माइंड में फिट कर लीजिए दोस्तों, साउथ इंडिया बैंक, बस
सब बात छोड़िए दोस्तों, साउथ इंडिया बैंक को माइंड में फिट कर लीजिए आप। चलिए सेकंड पॉइंट समझते हैं इसमें। इसके अलावा अन्य पुरस्कार की बात की जाए, यानी कि इसके अलावा, इस अवार्ड के अलावा अगर अन्य पुरस्कार की बात की जाए तो बेस्ट कॉग्निटिव ऑटोमेशन श्रेणी में EI ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। नाम को नोट कर लीजिए दोस्तों, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो नोट कर लेंगे दोस्तों, डिफिकल्ट नॉर्मल बन जाएगा 1 मिनट में। वहीं बेस्ट फर्स्ट, तीसरा पॉइंट समझते हैं, वहीं बेस्ट फर्स्ट टाइम ऑटोमेशन का खिताब जीतीजे और सापुरजी पल्लोनजी एंड कंपनी को दिया गया है। नाम डिफिकल्ट है दोस्तों, तुरंत नोट करें। नोट करते ही दोस्तों डिफिकल्ट नेम नॉर्मल बन जाएगा। अगर इस नेम को आप नोटबुक में लिख के बार बार समझेंगे तो डिफ़िकल्ट चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। हमारा दोस्तों इस वीडियो में काम ही यही है कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट बात नॉर्मल में कन्वर्ट कर दी जाए ताकि आपके वो दिमाग में फिट हो जाए। चलिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एंडोसर किसे नियुक्त किया गया है? एम्बेसडर नहीं दोस्तों, एंडोसर है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शेफाली वर्मा। क्या हो जाएगा? शेफाली वर्मा। चलिए थोड़ा समझते हैं शेफाली वर्मा जी के बारे में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है शेफाली वर्मा। इनके बारे में थोड़ा पहला पॉइंट समझ लेते हैं डीप तरीके से दोस्तों, ताकि इस करंट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस ना हो सके। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का नया ब्रांड एंडोसर प्रसिद्ध क्रिकेटर शेफाली वर्मा को बनाया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी विभिन्न बैंकिंग और गैर बैंकिंग पहलुओं के माध्यम से देश में युवाओं का लगातार समर्थन करता है। चलिए सेकंड पॉइंट समझते हैं। जिसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने शेफाली वर्मा को ब्रांड एंडोसर नामित किया है। 15 साल की उम्र में शेफाली भारत में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बन गई थी। यहाँ से एक फैक्ट और जग चुका है दोस्तों, इन्होंने सबसे कम उम्र में क्रिकेट खेला था और वो भी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट ये बन चुका है, यानी कि एक फैक्ट यहाँ से और निकल चुका है इस करंट इवेंट में, जो कि युवाओं के लिए एक मिसाल है। यानी कि लड़कियां भी लड़कों से अब कम नहीं हैं, वो भी मैच में हिस्सा लेती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों इसमें। इसी के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा में शेफाली वर्मा युवाओं को प्रेरित करने के लिए ग्राहक अनुभव में मूल्य जोड़ने के बैंक के लोकाचार को दर्शाती नजर आएंगी। चलिए दोस्तों अब आप मुझे बताएं दोस्तों कि इसमें ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं बचा कि आपको समझ में ना आया दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। वैसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया दोस्तों तो कमेंट बॉक्स किस लिए पड़ा है? कमेंट बॉक्स को दोस्तों भर दीजिए, जितना आप हो सके उतना भर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जो भी आपका मन में कन्फ्यूजिंग जो भी है सब है पूछ लीजिए एक बार में कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स दोस्तों मैंने आपके लिए छोड़ किस लिए रखा है? कमेंट बॉक्स में अपनी कन्फ्यूजन मुझे शेयर तो करें एक बार, उसके बाद जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है? बताइए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं आप।
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। चलिए थोड़ा समझते हैं डीप तरीके से इसकी बात को। अब गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री दोस्तों आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा इस वीडियो में आपको। भूपेंद्र पटेल है दोस्तों। कौन है? भूपेंद्र पटेल। अगले 5 वर्षों के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 लॉन्च करने की घोषणा की है। 2.0 से मुझे याद आया दोस्तों, एक मूवी भी आ चुकी है दोस्तों, जिसका रोबोट नाम है, शायद मुझे कुछ ऐसा ही नाम याद आ रहा है दोस्तों। रोबोट 2010 में आई थी, और आपकी रोबोट 2.0 2018 या 19 में आई थी दोस्तों। तो इसी मूवी के अकॉर्डिंग आप इसे भी याद कर लेना, इससे आपको ये याद करने की और अच्छी ट्रिक मिल जाएगी दोस्तों। चलिए दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं इसी बात पे। नवाचार नीति का लक्ष्य है 1000 उच्च शिक्षा संस्थानों और नवाचार और उद्यमिता के 10,000 स्कूलों में 50 लाख छात्रों को शामिल करना है। ठीक है दोस्तों। चलिए गुजरात आ ही गया है तो गुजरात राज्य के बारे में थोड़ा समझ के जाएंगे अब दोस्तों। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? मैंने आपको पहले बताई थी, गांधीनगर। एक बार और सुन लीजिए दोस्तों, याद हो जाएगा अच्छी तरीके से आपको। राज्यपाल कौन है दोस्तों? राज्यपाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल मैंने आपको बताया नहीं थे, आप समझ लीजिए। आचार्य देवव्रत हैं। कौन दोस्तों? आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री में दोस्तों आपको बता ही दिए हैं, भाई पटेल हैं। कौन है दोस्तों? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी तरीके से करंट इवेंट ये समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से आ गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। चलिए थोड़ा समझते हैं हैदराबाद के बारे में अब डीप तरीके से थोड़ा सा। पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों इसमें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यहाँ से ये बात नई पैदा हो चुकी है दोस्तों। कौन सी हो गई है? रॉक संग्रहालय। ये नोट कर लें दोस्तों आप, बस ज़्यादा कुछ मत नोट करिए आप इसमें। रॉक संग्रहालय को आप नोट कर लें। कहाँ पर उद्घाटन किया है? हैदराबाद में। हैदराबाद दोस्तों कुछ इस पिक्चर से मुझे कुछ याद आ रहा है दोस्तों। हैदराबाद चार मीनार के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, कुछ परसेंट ऐसे दोस्तों ना, चार मीनार के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए मैं चार मीनार ये आपके लिए उठा लाया, ताकि चार मीनार को देखते ही आपको हैदराबाद शहर की याद आ जाए। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में। जिसे संग्रहालय में भारत के विभिन्न हिस्सों में लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित किया जाएगा। जिन चट्टानों की उम्र दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। जिन चट्टानों की उम्र 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 55 मिलियन वर्ष तक की है। यह चिट्ठा ने पृथ्वी की सतह से 175 किलोमीटर नीचे तक पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों। चलिए तीसरा पॉइंट समझते हैं। इस संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की चट्टानों को ओडिशा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, झारखंड, जम्मू और कश्मीर और अन्य राज्यों से लाकर शामिल किया गया है। यानी कि सभी राज्य मान लीजिए अब दोस्तों आप। चलिए क्योंकि एक भी जब दोस्तों इसमें ओडिशा बता रहा है, उत्तराखंड बता रहा है, तमिलनाडु बता रहा है, झारखंड भी, जम्मू कश्मीर भी और अन्य राज्य भी, तो दोस्तों तो अन्य राज्य तो मतलब इसी यही हो गया दोस्तों कि सभी राज्य शामिल है एक प्रकार से। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। किस राज्य में स्थित मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है दोस्तों? जनरल विपिन रावत को तो आप दोस्तों जान ही गए हैं दोस्तों, अगर नाम आ ही गया है। हाल ही में हमारे जनरल विपिन रावत
8 दिसंबर को उनका देहांत हो गया था एक हेलीकॉप्टर में, जो कि तमिलनाडु की तरफ जा रहा था, उसी में हो गया था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इनके बारे में आपको पता होगा पहले से ही, इसलिए दोस्तों हम भी काफ़ी वो हैं अपसेट कि इनकी काफ़ी जल्दी ही डेथ हो गई। लेकिन दोस्तों क्या पता, जब दुश्मन हमला करता है तो ऐसा नहीं बता करता कि मैं कब करूँगा, हमें भी काफ़ी वो है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों, अगर जनरल विपिन रावत जी के नाम पर ये रखा जा रहा है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और ये क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा 110%। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चलिए इसी बात पे आप थोड़ा डीप तरीके से समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहला पॉइंट समझते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम। पहले दोस्तों इस स्कूल का नाम क्या था, पहले ये नोट करें, मैनपुरी सैनिक स्कूल नाम था इसका। अब इस मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल विपिन रावत में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? जनरल विपिन रावत में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ये नाम, ये स्कूल। बस इतनी बात नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपका क्लियर। चलिए सेकंड पॉइंट समझते हैं। जनरल विपिन रावत देश के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे। कौन थे दोस्तों? चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे, जिनकी मृत्यु दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश के तहत हो गई थी। 8 दिसंबर को हुई थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इनके बारे में आपको पहले ही पता चल गया होगा। चलिए थोड़ा और समझते हैं। तीसरा पॉइंट, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में नए सैनिक स्कूल की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 की थी, जिसे स्कूल का पहला बैच 22 जुलाई 2019 को शुरू किया गया था। दोस्तों 22 जुलाई 2019 से मुझे एक फैक्ट और याद आ रहा है कि इस दिन एक चीज़ और हुई थी जो कि काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ा था। चलो दोस्तों, अगर मैंने बात छेड़ दी है तो बता देता हूँ। इस दिन दोस्तों चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। क्या हुआ था? चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट बन चुका है दोस्तों, जो कि करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। वैसे तो करंट अफेयर में पूछा जाएगा, और ज़्यादा ही ओल्ड हो जाएगा तो कभी कभी जीके में भी बन सकता है ये क्वेश्चन। चलिए, अगर इस दिन से रिलेटेड अगर कुछ और भी नया हुआ है दोस्तों, कुछ बड़ा हुआ है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं। कमेंट में भी शेयर कर देखने बात दोस्तों, जैसे मैंने आपको ये शेयर कर दी, क्योंकि दोस्तों बात शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के कृत्रिम सूर्य ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? रिकॉर्ड बना दिया है दोस्तों, तो करंट अफेयर में भी इसका रिकॉर्ड बन चुका है अब, और ये क्वेश्चन करंट अफेयर में आना तय है। जिस चीज़ में रिकॉर्ड बन चुका है दोस्तों, वो क्वेश्चन तो करंट अफेयर में आना तय है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। क्या हो जाएगा? चीन। चलिए, वैसे तो चीन ने ज़्यादा नाक में दम कर रखा है दोस्तों आजकल। पहले कोविड-19 फैला दिया, अब एक और वायरस आ गया दोस्तों, ओमिक्रॉन, और इसके अब करंट अफेयर भी आ रहे हैं बन के। लेकिन दोस्तों क्या करें, करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में डीप तरीके से। पहला पॉइंट समझते हैं। चीन देश के कृत्रिम सूर्य ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। हैफई में स्थित चीन के इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को 30 दिसंबर को पहली बार शुरू किया गया था, जिसमें इस नकली सूरज ने 1.2 करोड़ डिग्री ऊर्जा निकाली थी। तीसरा पॉइंट समझते हैं दोस्तों। हैफई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंसेज ने एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकीमक का हीटिंग सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत ऐसे नकली सूरज का निर्माण किया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। चलिए, नील नोंग किनरही का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे?
उम्मीद करता हूँ दोस्तों नाम डिफ़िकल्ट है तो इंडिया से रिलेटेड तो है नहीं दोस्तों, ये नाम विदेश से रिलेटेड ही होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे आप। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संगीतकार। ये कौन थे? एक संगीतकार। चलिए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में डीप तरीके से। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है नील नॉन्ग किनरी। दोस्तों नील तो आपको नाम नोट हो ही जाएगा याद, बस नॉन्ग किनरी को नोट कर लें दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप नोट कर लेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा दोस्तों। चलिए थोड़ा पहला पॉइंट समझ लेते हैं इनके बारे में। शिलांग चैम्बर चौराई के संस्थापक और प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार नील नॉन्ग किनरी का निधन हुआ है। सेकंड पॉइंट समझते हैं। नील नॉन्ग किनरी, देखिए दोस्तों इसमें नीव लिख रहा है लेकिन नील है, ये कंफ्यूजिंग के लिए दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन में नील भी आ सकता है लिखा हुआ, नीव भी आ सकता है, नवी भी लिखा सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आप यहाँ कंफ्यूज हो गए, वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बस वहाँ आपको नील ही नाम याद रखना है। क्या रखना है? नील नाम ही याद रखना है। चलिए 2010 ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और मिशेल ओबामा की भारत यात्रा के दौरान संगीत को प्रदर्शित किया था। चलिए तीसरा पॉइंट समझते हैं। वहीं उनके शिलांग चैबर चौराई के संगीत को वंदे मातरम के संस्करण को लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट चंद्रयान 2 के चंद्रमा पर उतरने के दौरान भी बजाया गया था। चंद्रयान 2 आ गया दोस्तों, तो मैंने आपको चंद्रयान 2 बता भी दिया था अभी पिछले क्वेश्चन में। 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च किया गया था। और आप मुझे कमेंट में ये बताएं लिख के दोस्तों, अगर चंद्रयान 2 स्टेट को लॉन्च हुआ है तो चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में चंद्रयान फर्स्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों बन गए हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी बात होती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी इसी बात पे। किसने अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता? वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों, तो इसलिए एग्जाम में आना पॉसिबल बिल्कुल है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जेसी चौधरी। क्या हो जाएगा? जेसी चौधरी। चलिए अब डीप तरीके से समझते हैं बात को। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है जेसी चौधरी। कौन है? जेसी चौधरी। चलिए पहला पॉइंट समझते हैं इनके बारे में। जेसी चौधरी को अंक विज्ञान में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड दिया गया है। सेकंड पॉइंट समझते हैं। जेसी चौधरी को 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित करने के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। तीसरा पॉइंट समझते हैं दोस्तों। इसी के तहत उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन कार्यालय में उपलब्धि के साथ एक नई श्रेणी न्यूमरोलॉजी खोली है, यानी कि उन्होंने एक नई न्यूमरोलॉजी खोल भी दी है, जिससे उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए मुझे बात फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में एंटीगुआ और बरमूडा शामिल होने वाले कौन से देश बने हैं? कौन कौन से दोस्तों? कौन से देश? मैंने जल्दी बोल दिया दोस्तों, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 102वें। क्या हो जाएगा? 102वें। चलिए अब डीप तरीके से समझते हैं इसके बारे में। चलिए
इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। चलिए थोड़ा इसके बारे में पहला पॉइंट समझ लेते हैं अब। एंटीगुआ और बारबूडा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बना है। कितना दोस्तों बना है? 102वां देश बना है। एंटीगुआ और बारबूडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन, इस देश के प्रधानमंत्री कौन दोस्तों? गैस्टन ब्राउन की अध्यक्षता में देश को अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन में शामिल किया गया है। चलिए सेकेंड पॉइंट समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन को सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पेरिस फ्रांस से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP 21 के 21वें सत्र के तहत आयोजित किया गया है। चलिए दोस्तों अब यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा इसके बारे में समझ के ही जाएंगे। एंटीगुआ और बारबूडा की राजधानी क्या है दोस्तों? सेंट जॉन्स। क्या है दोस्तों? सेंट जॉन्स। और इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों? पूर्वी कैरेबियाई डॉलर, कैरेबियाई डॉलर। और इसके प्रधानमंत्री मैंने आपको बताई दोस्तों, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, इससे याद ही हो जाएगा आपको, गैस्टन ब्राउन। कौन है दोस्तों? गैस्टन ब्राउन। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विजयपाल शर्मा। क्या हो जाएगा? विजयपाल शर्मा। चलिए अब थोड़ा डीप तरीके से समझते हैं बात को। पहला पॉइंट समझते हैं इसमें। विजयपाल शर्मा को कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये तो बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं। सेकेंड पॉइंट समझते हैं। जो कि भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में कृषि प्रबंधन केंद्र के प्रोफेसर हैं, जो कि पहली बार जून 2016 में कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए थे। चलिए तीसरा पॉइंट समझते हैं। साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। कब किया गया दोस्तों? ये साल और नोट कर लें, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सी ड्रैगन 2022 अभ्यास में किस देश ने हिस्सा लिया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सारे। क्या हो जाएगा? सारे। इससे आपकी याद करने की क्षमता और बढ़ गई दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भारत भी है हमारा, जापान और दक्षिण कोरिया, यानी कि इन सारे देशों ने हिस्सा ले लिया है इसमें, सी ड्रैगन 2022 में। चलिए थोड़ा समझते हैं इसे डीप तरीके से। अब डीप तरीके से समझेंगे दोस्तों तभी तो आपके समझ में आएगा। चलिए पहला पॉइंट समझते हैं। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ एक चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के तहत बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 में भाग लेने की घोषणा की है। चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। सी ड्रैगन अभ्यास मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण पर आधारित अभ्यास है, ये भी आप समझ लीजिए दोस्तों, जिसमें 270 घंटे, कितना दोस्तों? 270 घंटे से अधिक का इन फ्लाइट प्रशिक्षण और गतिविधियों जैसे कि नकली लक्ष्यों को ट्रैक करने की अधिक की जानकारी जांच की जाएगी, ट्रैक करने
अधिक की जांच की जाएगी। चलिए तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं। भारत पश्चिम प्रशांत में गुआम में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी ड्रैगन 2022 का इस वर्ष अभिन्न हिस्सा रहेगा। यानी कि अभिन्न हिस्सा भारत इस बार हमारा रहेगा इस अभ्यास का। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लॉन्च पुस्तक ममता बियॉन्ड, लॉन्च पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है दोस्तों? बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जयंत घोषाल। क्या हो जाएगा? जयंत घोषाल। चलिए थोड़ा समझते हैं इस बात को डीप तरीके से। पहला पॉइंट देखते हैं इसमें। प्रसिद्ध लेखक जयंत घोषाल ने ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक का अनुवाद अरुण सिन्हा ने किया है। नाम नोट करें दोस्तों, अरुण सिन्हा ने किया है। ठीक है दोस्तों। चलिए सेकंड पॉइंट समझते हैं। ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक हार्पर कॉलिंस पब्लिश्ड इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसका विमोचन 5 जनवरी 2022 को ममता बनर्जी के जन्मदिन पर किया जाएगा, यानी कि किया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पे। आईपीएल 2022 में लखनऊ की टीम का नया क्या आईपीएल 2022 में लखनऊ की टीम का नाम क्या रखा गया है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आईपीएल से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आईपीएल की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा। पता है दोस्तों तो मुझे कमेंट में लिख के बताएं। कमेंट बॉक्स खाली है दोस्तों आपके लिए, उसे भर दीजिए दोस्तों फटाफट से, कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट करके। दोस्तों स्क्रीन पर आपको, हमारे चैनल की स्क्रीन पर आपको जो भी चीज़ खाली दिख रही है ना, सबको भर कहीं जाए वीडियो देखने के बाद दोस्तों। सब्सक्राइब भी खाली पड़ा है, उसे दबा दीजिए। लाइक बटन दिख रहा है वो भी खाली पड़ा है दोस्तों, उसे भी दबा दीजिए। कमेंट बॉक्स भी दोस्तों आपको खाली सा ही लग रहा होगा, उसे ही भर दीजिए। और दोस्तों शेयर का बटन भी आपको खाली दिख रहा होगा, उसे भी शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ लायंस। क्या हो जाएगा? लखनऊ लायंस 11th। क्या हो जाएगा? 11th। चलिए इसके बारे में समझते हैं थोड़ा डीप तरीके से। पहला पॉइंट समझते हैं इसमें। आईपीएल 2022 में लखनऊ की टीम का नाम लखनऊ लायन 12th रखा गया है, जबकि इस टीम की कप्तानी केएल राहुल को सौंपी गई है। किसे सौंपी गई है दोस्तों? केएल राहुल को। स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे दोस्तों। सेकंड पॉइंट समझते हैं। आईपीएल 2022 में कुल 8 टीमें इस वर्ष नहीं बल्कि 10 टीमें हिस्सा लेंगी। 8 की जगह 10 टीमें हिस्सा लेंगी दोस्तों इस बार, जिसमें सभी 8 पुरानी टीमें आईपीएल 2022 के लिए 30 नवंबर को रिटेंशन लिस्ट जारी करेंगी। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आईपीएल के बारे में थोड़ा बता ही दिया है, तो आईपीएल के बारे में समझ के ही जाएंगे दोस्तों यहाँ से। अब हम इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 2008 में। और आईपीएल में सबसे अधिक रन किस क्रिकेटर के हैं? उम्मीद करता हूँ दोस्तों जिनके आप बहुत बड़े फैन भी हैं, विराट कोहली। कौन है दोस्तों? विराट कोहली। जिनके इंस्टाग्राम पे दोस्तों कितने फॉलोवर्स हैं? मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों इतने होंगे, लेकिन अब कुछ परसेंट बढ़ गए होंगे, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता देना। चलिए इसी बात पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार की उजाला योजना ने साल 2022 में कितने साल पूरे किए हैं? बताइए दोस्तों। कंफ्यूज हो गए दोस्तों? चलिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। भारत सरकार की उजाला योजना ने, उजाला योजना है, ने साल 2022 में कितने साल पूरे किए हैं? यानी कि उनकी एक योजना है जिसका नाम है उजाला, तो 2022 में उसने कितने साल पूरे कर दिए हैं? इसका आंसर बताना है दोस्तों आपको। बताइए क्या होगा इसका आंसर।
7 साल पूरे कर दिए दोस्तों। कितने कर दिए हैं? 7 साल पूरे कर दिए हैं, जो कि काफ़ी मायने रखते हैं दोस्तों। चलिए अब थोड़ी बातों को डीप तरीके से समझ लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपके माइंड में सही तरीके से फिट हो सके। चलिए पहला पॉइंट समझते हैं इसमें। विद्युत मंत्रालय के प्रमुख उजाला कार्यक्रम ने 5 जनवरी 2022 को एलईडी एलईडी तो दोस्तों आप समझते होंगे, जो कि हम घरों में लगाते हैं बल्ब के तौर पे। इसमें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों। एलईडी लाइटों के वितरण और बिक्री के सफलतापूर्वक 7 साल पूरे कर लिए हैं। सेकेंड पॉइंट समझते हैं दोस्तों। उजाला पहल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जीरो सब्सिडी घरेलू प्रकाश कार्यक्रम है, जिसमें देश भर में कुल 36.78 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। यानी कि एलईडी बल्ब काफ़ी बिक चुके हैं। और कितने वक्त बिक चुके हैं दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। 5 जनवरी 2022 तक लगभग 47,778 मिलियन किलोवाट घंटे प्रति वर्ष ऊर्जा की बचत की गई है। ये एक नया फैक्ट है दोस्तों, इसे भी नोट कर लें, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इसी बात पे। आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त की गई हैं? दोस्तों वीडियो चाहे 1 घंटे से ऊपर की हो जाए या 1.5 घंटे से ऊपर की हो जाए, मेरा काम दोस्तों सिर्फ आपको वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं बोर नहीं करना है, अच्छी तरीके से समझाना है, ताकि आप क्वेश्चनों को समझें और ज़्यादा वीडियो में बोर भी ना हो दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं पूरी से पूरी उम्मीद कर रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो सके, क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा मनोरंजन भी लेकर चल रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। भाई भारत में तो की ना गई हैं, पाकिस्तान में की गई दोस्तों। चलिए अब थोड़ी डीप बात समझते हैं इसकी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही महिलाएं हैं, आयशा मलिक। कौन है दोस्तों? आयशा मलिक। चलिए थोड़ा पहला पॉइंट समझते हैं इसमें। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज के पद पर नियुक्त की गई हैं। यानी कि पहली महिला की गई है, बाकी सब बॉयज थे इसका मतलब अब तक। ये पहली महिला है जो जज बनने जा रही है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की, जज पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आयशा मलिक ने अपने करियर की शुरुआत कराची में फरुखद्दीन इब्राहिम एंड कंपनी से शुरू की थी। वह 2012 में लाहौर हाई कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त हुए थे। उन्होंने लाहौर के कॉलेज ऑफ लॉ से डिग्री लेने के बाद अमेरिका में मैसाचुसेट्स के हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ से LLB की पढ़ाई की थी। LLB की तो डिग्री आप दोस्तों जानते ही हैं, ये कानून की डिग्री होती है। अगर आपको जज बनना है या फिर आपको जज की लाइन में जाना है तो ये डिग्री तो दोस्तों आपको प्राप्त करनी होगी, क्योंकि इस डिग्री के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मतलब कानून की लाइन में पॉसिबल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इसी बात पे। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क। चलिए बढ़ते हैं समझने वाली बात पे। अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों इसमें। अब पर्यावरण के मामले में डेनमार्क देश ने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 जीता है। यानी कि डेनमार्क पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 जीता है। सौहार्द फाउंडेशन के संस्थापक अब्राहम बताए ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री को पर्यावरण की रक्षा हेतु यह अवार्ड दिया है। स्क्रीन पर आप सब कुछ देख रहे हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
सद्भाव फाउंडेशन की स्थापना अब्राहम मथाई ने सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने तथा जाति, धर्म, आस्था एवं लिंग को भेदभाव किए बिना समुदाय के कल्याण के लिए काम करने हेतु किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि शुरुआत भी पूछ ली जाती है। मैंने दोस्तों पहले ही आपको बता दिया है, करंट अफेयर है दोस्तों, कुछ भी पूछा जा सकता है। और दोस्तों मैं अपनी वीडियो में ऐसी कोई चीज़ मिस नहीं कर सकता जो करंट अफेयर में पूछी ना जाए। सब चीज़ को उठा के लिया था दोस्तों, जिसमें कहता हूँ ना दोस्तों आपसे कि क्या पता करंट अफेयर में क्या कुछ पूछ लिया जाए। क्या कुछ का मतलब यही है दोस्तों, अगर हमने ये बात नोट कर ली दोस्तों, वैसे तो ये काम की नहीं है, पूछनी जाएगी, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पता क्या कुछ पूछ लिया जाए। अब मान लो दोस्तों, अगर हमने ये सन नोट कर लिया कि इस पुरस्कार की शुरुआत 2007 में की गई थी, ये हमने नोट कर लिया, और एग्ज़ाम में इसके बारे में आ भी गया कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो आप कन्फ्यूज़ तो नहीं होंगे दोस्तों। यानी कि मेरे कहने का हिसाब किताब दोस्तों ये है, जो चीज़ नहीं भी पूछी जाए क्वेश्चन में उसे भी नोट कर लें, क्योंकि क्या पता एग्ज़ाम में करंट अफेयर में कब क्या पूछ लिया जाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गई होगी बात आपको। 2007 में कोलकाता के संत मदर टेरेसा की स्मृति के स्थापना के तहत किया गया था। सारी लाइन को ही नोट कर लें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेन चल रहा है तो मैं मिटा देता हूँ, अब आप इसे नोट कर लें। नोट भी कर लें, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इसी बात पे। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों झांग मिंग। क्या हो जाएगा? झांग मिंग। नाम डिफिकल्ट है दोस्तों, नोट करते ही आपका नाम ये डिफिकल्ट से नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर इस नाम को दोस्तों मैं अभी 3-4 बार रिपीट कर दूंगा, फिर भी आपको याद हो जाएगा। चलिए रिपीट तो यहाँ करना है ना मुझे दोस्तों, क्योंकि समझने वाली बात तो हम यहाँ से शुरू करेंगे ना। चलिए पॉइंट समझते हैं अब इसके। चीन देश के वरिष्ठ राजनयिक झांग मिंग, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है झांग मिंग, ने संघाई सहयोग संगठन जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम SCO के नाम से भी जानते हैं, के नए महासचिव के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। अगला पॉइंट समझते हैं। झांग मिंग का कार्यकाल 3 साल का होगा। कितना होगा दोस्तों? 3 साल का इनका कार्यकाल होगा, जो कि उज्बेकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री व्लादिमीर नोरेव की जगह लेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों जगह लेंगे तो नाम तो अब आपको नोट करना ही होगा, नोट कर लीजिए नाम फटाफट से, व्लादिमीर नोरेव। ये यहाँ तक नोट करना है दोस्तों, ये पूरा नाम इनका। ये तो मंत्री है, मंत्री तो हर देश के दोस्तों होते ही हैं, सिर्फ आपको नाम नोट करना है। चलिए थोड़ा और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन के कुल 8 सदस्य देश कौन कौन से दोस्तों? 8 देश सदस्य हैं इसके, और वो कौन कौन से दोस्तों स्क्रीन पर आपको नीचे दिख ही रहे हैं। मैं रिपीट करवाऊंगा दोस्तों, बिगर रिपीट करे जाऊंगा नहीं यहाँ से। चलिए नोट करते चलिए। भारत है पहले स्थान पर अपना, चीन भी है, कजाकिस्तान भी है, किर्गिज़ गणराज्य पाकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तिजिकिस्तान आदि शामिल हैं। ये 8 देश शामिल हैं दोस्तों। उम्मीद करो दोस्तों नोट आपने कर ही लिया होगा। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मत सोचना आप कि एक ही दिवस आया है, अभी और भी आ सकते हैं, उम्मीद करता हूँ मैं आगे, लेकिन ये नहीं दोस्तों कि इस मंथ में एक ही दिवस आया है। मैं सिर्फ दोस्तों उसी दिवस को उठा के लाता हूँ
जो एग्ज़ाम के पॉइंट टू पॉइंट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दिवस दोस्तों हर साल पता नहीं कितने मनाए जाते होंगे, लेकिन आपको तो पता ही दोस्तों, अब एग्ज़ाम में सारे दिवस तो पूछने जाते करंट अफेयर में, वही तो पूछे जाते हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम के पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ आप उन्हीं दिवसों को देखिए जो पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट है, औरों को भी देखिए, लेकिन जो मैं इसमें ला रहा हूँ सबसे पहले उन्हें देखिए। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 6। क्या हो जाएगा? 6 जनवरी, जनवरी 6, 6 जनवरी। चलिए सर जनवरी 6 कह दो या 6 जनवरी कह दोस्तों, बात तो एक है, 6 जनवरी को तो बनाया जाएगा। चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं इस दिवस को हम, ताकि इस दिवस को आप एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम के बाद भूल नहीं पाए। चलिए 6 जनवरी को संघर्ष के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों पहला पॉइंट पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस दिवस को मनाने का आखिर कारण क्या है। दोस्तों अक्सर ऐसा ही होता है कि जब भी हम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ अनाथ होते हैं, या फिर जिनसे कुछ माँ बाप मिस हो जाते हैं, जैसे कि मान लो ज़्यादातर दोस्तों आपने फिल्मों में देखा होगा कि माँ बाप अपने बच्चों को ले जा रहे हैं मेले में, उनके बच्चे उनसे मिस हो गए, फिर उनकी जानकारी भी कोई दे नहीं पाता। तो इसी से रिलेटेड ये दिवस मनाया जाता है, जो भी अनाथ बच्चे हैं उनके खोए हुए माता पिता उन्हें मिल सके। इसीलिए इस दिवस को मनाने का यही कारण है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दिवस ये नहीं है कि एग्ज़ाम में पूछ जाएगा, हमारा भी यही काम है दोस्तों। अगर कोई बच्चा किसी माँ बाप का खो गया है तो वो काम हमारा भी दोस्तों, ताकि हम भी इस बात को आगे प्रोवाइड कर सकें और जिन जिन बच्चों के माँ बाप खो चुके हैं उन्हें उनके पास पहुंचा सकें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस काम को ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं दोस्तों कि दिवस है तो हाँ भी दिवस है, दिवस बना दिया, काम ख़त्म। जब भी आपको ऐसा मौका मिले दोस्तों तो ऐसे मौके को हाथ से न जाने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस, अनाज आ गया दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, अनाथ दिवस है कि शुरुआती फ्रांसीसी संगठन SOS इन्फेक्ट्स ऑन डेड ट्रांसिस के द्वारा की गई थी। ये भी नाम नोट कर ले दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ लिया जाएगा किसके द्वारा ये शुरुआत की गई थी। फ्रांसीसी संगठन SOS इन्फेक्ट्स ऑन डेडेंट्स के द्वारा ये की गई थी, जिसका उद्देश्य संघर्ष से प्रभावित बच्चों की मदद करना है। यानी कि जो बच्चे माँ बाप के, मतलब जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, वो संघर्ष ही तो करते हैं कि उनके माँ बाप उन्हें मिल जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कोरोना वायरस महामारी में दुनिया भर में कई बच्चों के लिए खाद्य असुरक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस वर्ष विश्व युद्ध अनाज दिवस मनाया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको ये दिवस इतनी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि अब इस दिवस को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए तो दोस्तों इसी बात पे अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? बताइए दोस्तों इसका आंसर मुझे आप जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका आंसर। उम्मीद कर दो दोस्तों इसका आंसर तो आपको पता होगा। पता है दोस्तों तो फटाफट से कमेंट बॉक्स भर दें अपने। कमेंट बॉक्स दोस्तों खाली पड़ा रहता है और आप उसे भर के नहीं जाते हैं, ये तो दोस्तों आपकी गलत बात है। कमेंट बॉक्स को भर दें जरूर दोस्तों, उसमें अपनी अच्छी अच्छी बातें लिखें, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब लिखें, और वीडियो को दोस्तों यही बताएं, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मुझे यही बताएं कि नाइस वीडियो, अच्छी वीडियो। इससे दोस्तों हमें रिस्पांस तो मिलेगा कुछ % कि हम वीडियो आखिर बना कैसे रहे हैं। दोस्तों हमारा टारगेट यही है कि आपकी तरफ से हमें कुछ % रिस्पॉन्स मिलना ही चाहिए, ताकि हमें ये पता चल चुके कि जो भी हम कंटेंट ला रहे हैं वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर आपको कंटेंट में कुछ भी % कमी दिख रही है तो उस बात को भी कमेंट में लिखें बेझिझक होके दोस्तों। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका एंटीगुआ और बारबुडा। क्या हो जाएगा? एंटीगुआ और बारबुडा। चलिए दोस्तों एंटीगुआ के बारे में दोस्तों पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता चुका था मैं, और यही बता चुका था, इससे नया क्वेश्चन बनना है, थोड़ा समझते हैं दोस्तों। चलिए
एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बना है दोस्तों। ये बात मैं आपको पीछे भी समझा चुका हूँ। एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन के अध्यक्षता इसमें अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में शामिल किया गया। यानी कि दोस्तों ये बात जो है ये मैं दोबारा ही रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। इस बात को मैं पीछे भी रिपीट कर चुका हूँ दोस्तों। आंसर दोनों का एक ही है लेकिन क्वेश्चन अलग है। आंसर दोनों का एक ही है लेकिन क्वेश्चन अलग है। उम्मीद करें दोस्तों ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी। अगर समझ में आ गया दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की किसे 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टीएस त्रिमूर्ति। क्या हो जाएगा? टीएस त्रिमूर्ति। नहीं याद हो पा रहा दोस्तों? चलिए अभी याद करवा देता हूँ 2 मिनट में आपको। चलिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है टीएस त्रिमूर्ति। इनका आप मुझे पूरा नाम कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। त्रिमूर्ति तो है ही, टीएस का पूरा नाम बताएं मुझे दोस्तों। चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, टीएस त्रिमूर्ति वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आगे समझें दोस्तों, नहीं आया फिर रिपीट कर देता हूं। टीएस त्रिमूर्ति वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए, जिसमें भारत आतंकवाद के खिलाफ बहुपक्षीय प्रक्रिया को मजबूत करने में आतंकवाद विरोधी समिति की भूमिका को बढ़ावा के लिए काम करते नजर आएंगे दोस्तों। चलिए तीसरा पॉइंट समझते हैं अब इसमें। वर्तमान में भारत 15 देशों के यूबीएससी का अस्थायी सदस्य है, जिसमें उनका 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक समाप्त होगा। यानी कि ये इस साल के अंत तक अपना इस्तीफा दे देंगे। यानी कि इनका कार्यकाल जो है वो सिर्फ 31 दिसंबर तक है। 31 दिसंबर के बाद दोस्तों फिर दूसरे नियुक्त हो जाएंगे, और जब दूसरे नियुक्त होंगे तो पहला नाम इनका ही आएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों आज का हमारा। लेकिन दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन में लास्ट का आपके लिए ला करूंगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। क्योंकि दोस्तों मैं भी तो देखना चाहता हूं कि आप करंट अफेयर लास्ट तक देखते भी हैं नहीं। क्योंकि दोस्तों जो दोस्त लास्ट तक देखेंगे वो मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे, और जो मेरी वीडियो को 5-6 मिनट तक ही देखते हैं फिर निकल जाते हैं, मुझे सिर्फ यही तो देखना है दोस्तों कि मेरी वीडियो लास्ट तक देखी भी जा रही है नहीं। देखिए दोस्तों, वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अब मुझे आप ये बताएं दोस्तों कि वीकली करंट अफेयर आपको कैसी लग रही है, और यही बताएं दोस्तों कि वीडियो में आप बोर तो नहीं हुए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको समझाने के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी काफ़ी किया होगा, ताकि दोस्तों आप क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में आप बोर ना हो सकें। एक एक क्वेश्चन की कंफ्यूजिंग आपकी दूर हो सके, और हर एक क्वेश्चन आपके माइंड में सही से फिट हो सके। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों, अब कुछ हमारे मुद्दे भी आते हैं दोस्तों कहने के लिए। चलिए मैं कह देता हूँ दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन था, आंसर आप मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो लास्ट में आ चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लेकिन दोस्तों मेरी एक शर्त है, आप चैनल को तभी सब्सक्राइब करें जब आपको वीडियो समझ में आ रही है, तभी लाइक करें वीडियो को, और तभी वीडियो पर कमेंट करें, और तभी वीडियो को शेयर करें। यानी कि अगर वीडियो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रही है तो सारे काम तभी करें, वरना एक भी काम बिल्कुल ना करें।
फिर हमें डायरेक्ट फ्रेंड्स कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि ये बात आपकी समझ में नहीं आई, आप इसे दोबारा रिपीट करें, या फिर ये कंटेंट आपका समझ में नहीं आया, इस कंटेंट को सही तरीके से लाएं और सही तरीके से समझाएं। कुछ भी चीज़ करिए दोस्तों, लेकिन अपना रिस्पॉन्स हमें पूरा दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके ही उससे हमारा सब कुछ है। आपका रिस्पॉन्स आता रहेगा दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, और हम आने वाले समय में ऐसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आपको प्रोवाइड करते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीकली करंट अफेयर आज यहीं समाप्त होता है। फिर से आपको नेक्स्ट संडे वीकली करंट अफेयर मिलेगी। तब तक के लिए बने रहिए इंडियाज़ नोटबुक के साथ, क्योंकि जो भी कुछ है यहीं है और कहीं नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।